हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पार्क। तीसरे टेस्ट मैच, तीसरे क्या चौथे और पांचवें का भी स्क्वाड जो है ऐसा माना जा रहा है कि आज ये अनाउंस कर दिया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। और थोड़ा सा जो डिले हो रहा है वो इसी चीज़ को लेके है कि विराट कोहली का भी अभी डाउटफुल है। तीसरे और चौथे मैच में लेके तो उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल करवा लिया है पाँचवें टेस्ट मैच के लिए। कहा जा रहा है कि विराट जो है डाउटफुल है। इसके अलावा हमें पता है कि जडेजा का हैमस्ट्रिंग खिंच गया था और राइट क्वाड्रिसेप जो है उसमें पेन था केएल राहुल को, जिस वजह से दूसरा जो टेस्ट मैच था इन दोनों ने मिस करा था। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने वाइजैक का वो टेस्ट मैच विशाखापट्टनम, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने फर्नीचर तोड़ के रख दिया था और इसके बाद वो नंबर 1 बॉलर भी बने। हालांकि बात अभी हम इस वीडियो में करेंगे कि क्या स्क्वाड रहेगा, क्या सिलेक्शन रहेगा वहाँ। के भरत, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ने तो अपनी पोजीशन बचा लिया यार। रजत पाटीदार के ऊपर भी बात की जाएगी। इसके अलावा मुकेश कुमार, सिराज ने वापस आना है, बुमराह के रेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को कॉन्ग्रेचुलेशन यार कि वो नंबर 1 बॉलर बने ओडिया अपना, अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में। और इसके अलावा एकमात्र ऐसे फास्ट बॉलर है जो कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन इस करियर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रह चुके हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन यार जसप्रीत बुमराह को। लेकिन अगर हम स्क्वाड के ऊपर बात करें तो आज शायद ऐसा लगता है कि आ जाएगा। कह रहे थे कि 6 को आ जाएगा, 7 को आ जाएगा और आज 8 है, तो क्या पता आज शाम तक आ जाए। बीसीसीआई कभी भी रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यार, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जसप्रीत बुमराह को लेके ही। रेस्ट मुझे नहीं लगता कि यार जसप्रीत बुमराह को दिया जाएगा, कंसीडरिंग द फैक्ट यार देखो पेस बॉलिंग अटैक में जान नहीं दिख रही बुमराह के बिना। मुकेश कुमार, शोएब बशीर विकेट लेके ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे ब्रैडमैन को आउट कर दिया हो। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर के ऊपर शायद कुछ डिसीजन लिया जाए, सख्त डिसीजन। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने, मैंने कहा था शुभमन गिल को लेके भी कि उसने जिस तरीके की फील्डिंग करी है, शायद उसका कॉन्फिडेंस जो है, आप किसी ना किसी वे में देखो यार, आप जब टीम में हो ना, आपका फोकस ये होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करें। जब फील्डिंग से शुभमन गिल ने अपनी कैचिंग अच्छी करी, 4 कैचें पकड़ी उसने बहुत ज़बरदस्त। खासकर जो बुमराह ने स्लिप में कैच निकलवाया था वो बहुत अच्छा था। मिड विकेट पे जो उसने कैच पकड़ा रेहान अहमद का, वो बड़ा अच्छा कैच था, बड़ा टाइमिंग वाला कैच था। तो वो चीज़ फिर हमें उसकी सेकंड इनिंग में जब इंडिया की बारी आई और ऊपर से जल्दी विकेटें गिर गई, जहाँ पर जिमी एंडरसन ने, चाचा ने सुबह सुबह परेशान कर दिया, तो वहाँ पर प्रिंस गिल जो है वो वापसी के लिए आते हैं और जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल में लेके आता है। और वो 104 रन की काफ़ी अहमियत थी, क्योंकि वो जो 400 का फट्टा फिर हमने दिया, अगर हम बात करें जो 400 का टारगेट हमने इंग्लैंड को दिया, वो उसी 100 से निकल के आया। तो अब बात होगी कि यार स्क्वाड में अगर हम बात करें तो शुभमन गिल के ऊपर आई थिंक अब शुभमन गिल का पोजीशन जो है सेट हो चुका है। मैनेजमेंट का खैर भरोसा भी है शुभमन गिल के ऊपर, होना भी चाहिए। पोटेंशियल है शुभमन गिल में और आगे लंबा सर्व कर सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा बाकी चीज़ों पर से ध्यान हटा के क्रिकेट में अगर ध्यान लगा ले शुभमन गिल, तो रिस्पेक्ट तो उसे मिलनी है और टैलेंट उसके पास है। अगर वो रन कर रहा है तो ये तो होना ही है, फिर ये तो इवेंचुअल ट्रूथ है फिर। अच्छा, जसप्रीत बुमराह ज़रूरी है यार कि जसप्रीत बुमराह जो है रेस्ट ना ले। देखो 10 दिन का तो रेस्ट मिल ही गया ना पहले से दूसरे टेस्ट में। अगर आपको लगता है तो विद इन द मैच आप थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट कर लो, शॉर्टर स्पेल दे दो। सेकंड टेस्ट मैच में अगर हम देखें तो थोड़े लंबे स्पेल दिए गए थे जसप्रीत बुमराह को रोहित शर्मा के द्वारा। तो ऐसा हो सकता है कि शायद तीसरे टेस्ट में विद इन द मैच हमें वर्कलोड मैनेजमेंट होता हुआ दिख सकता है, जहाँ पे शायद जो रोहित शर्मा है कप्तान है हमारे, वो जसप्रीत बुमराह को थोड़े से शॉर्टर स्पेल दे, लंबे स्पेल में उनको बर्स्ट ना करे। तो वो चीज़ है, फुल थ्रोटल जाए बुमराह, लेकिन छोटे स्पेल्स में, 2-3 ओवर के स्पेल में, नॉट द कि आपको 5 ओवर स्पेल दिया जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा अगर वापस आ जाते हैं, मुझे ऐसा मुश्किल लग रहा है यार। एनसीए में जब भी कोई बंदा जाता है ना, उसका वापसी आना मुश्किल होता है, मतलब टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। आप एनसीओ में जाते हो, फिर वहाँ से वो फिजियो जो है आपकी असेसमेंट करेगा। अभी तो पेंडिंग है खैर, एनसीए का जो फिजियो है उसने अब तक असेसमेंट अपनी दी नहीं है कि वेदर दे आर रेडी टू प्ले और नॉट। तो वो सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी। बाकी केएल राहुल का तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। केएल राहुल अच्छी फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर से रन तो आ नहीं रहे, बड़े रन नहीं आ रहे, रन आ रहे हैं, स्टार्ट सबको मिल जाता है। श्रेयस अय्यर को भी स्टार्ट मिले, 29-27 रन पहली पारी में उन्होंने 27 किया था दूसरे मैच की, और दूसरे मैच की दूसरी पारी में 29 उन्होंने करा था। तो स्टार्ट मिल रहे हैं श्रेयस अय्यर को, लेकिन उनको बड़े में जब वो कन्वर्ट नहीं कर रहे तो वहाँ पर उनके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म होता है, जो कि फेयर भी है कि अगर आपको अच्छे स्टार्ट मिल जाते हैं फिर आप उनको बड़ा नहीं कन्वर्ट कर रहे, तो फिर कहीं से तो क्रिटिसिज्म निकल के आएगा ही ना। और मैं समझता हूँ कि श्रेयस अय्यर, देखो फर्स्ट मैच में तो श्रेयस अय्यर जब 36 पे खेल रहा था ना, उसका 100 तो आना ही था। 100 क्या, उसका बड़ा 100 आना था। बस वही है कि रेहान अहमद की वो टुच्ची सी बॉल उस पर भाई साहब खड़ी करके आउट हो गए।
तो क्रिटिसिज्म से फिर फेयर ही है ना यार। अगर आपको मैनेजमेंट इतना भरोसा दे रही है, 11-12 इनिंग जो है बिना कुछ करे आप खेल रहे हो, कोई बड़ा स्कोर नहीं आया, आपका एक 50 नहीं आ रहा, वहाँ से भी अगर आपको एक आध कोई 50 आया हो तो आया हो, लेकिन पिछले पूरा अगर आप उठा के देखोगे तो 20 से नीचे की एवरेज है भाई बैटिंग से श्रेयस अय्यर की, कि 20-21 की होगी जितने की भी है। तो उससे पता चलता है कि अगर इतनी कम आपकी एवरेज है और फिर भी टीम मैनेजमेंट आपको ट्रस्ट कर रही है, मौके दे रही है, तो आप उसको कहीं ना कहीं से तो यार बुनाओ ना उन मौक़ों को, क्योंकि एट द एंड विराट कोहली इस सीरीज़ में नहीं तो अगली सीरीज़ में वापस आ जाएंगे, आपको ही सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। तो या तो आप फ्यूचर का सोच लो, और आपको अगर ये फॉर्मेट सूट नहीं करता तो आप जो है जगह बना दो यार किसी और के लिए। क्योंकि अगर आप यार देखो, पुजारा से लेसन लेने की ज़रूरत है। गाबा के अंदर जब भाई उस बंदे को धूप में धे पटापट बॉलें मारी जा रही थी, अगर हम बात करें चाहे वो जॉश हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, इसके अलावा मिचेल स्टार्क हो, वहाँ पर वो बंदा खड़ा रहा, उसने स्ट्रगल किया और इनिंग को आगे लेके चला। तो टेस्ट क्रिकेट में देखो, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको मार तो पड़ेगी नहीं, बॉल आके आपकी छाती पे लग रही है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपको एट द एंड यार वहाँ पे खड़े होकर रन तो करने पड़ेंगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप वहाँ पे रहते हो, स्ट्रगल करते हो, तो ऑब्वियसली बड़े रन्स तो वो बाय प्रोडक्ट है, वो हो ही जाना। बट अगर यार आपका इतना शॉर्ट टेम्परामेंट है, आप 27 रन करते हो, 29 रन करते हो, 35-36 करते हो, उसके बाद एकदम से आपका मन करता है कि यार मैं बाहर निकलूँ और बॉल फाड़ दूँ, सिलाइयाँ उधेड़ दूँ मैं बॉलों की, तो वहाँ से फिर ऐसे छोटे रन आएंगे और क्रिटिसिज्म होगा, जो कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म भाई। इतना टैलेंट पड़ा है डोमेस्टिक के अंदर, सरफराज नहीं खेल रहा, सरफराज खान जो है उसकी डोमेस्टिक की रणजी की आप अगर एवरेज देखो, 150 की एवरेज, 100 की एवरेज, पिछले 3 सीजन से उसकी एवरेज जो है 100 प्लस की है। तो वो मौका डिजर्व करता है और वो नहीं खेल रहा, आप टीम में खेल रहे हो, तो यार कम से कम उस पोजीशन को रिस्पेक्ट तो दो उतनी जो वो डिजर्व करती है। बाकी अगर हम बात करें, शुभमन गिल सेफ है, केएस भारत भी सेफ ही है, उसने कुछ अच्छी कीपिंग करी है तो वो उसी बेसिस पे खेलेगा। लेकिन यार इतना बैटिंग में डरा हुआ, मतलब राहुल द्रविड़ ने भी बात करी, उससे एक्सप्लेन करा, लेकिन वो बंदा ना बहुत डरा हुआ खेलता है, मतलब कभी उसका फ्रंट फुट आगे नहीं निकलता, पूरा डिफेंस नहीं जाता, कभी वो एकदम से जो है मैं स्क्वायर कट मारूंगा और पॉइंट के फील्डर पे कैच दे के चलता बनूंगा, वो सारी ड्रामेबाजी है जो है समझ में नहीं आती। टेंटेटिव अजीब से खेलना शुरू कर देता है यार, ना उसके पैर चलते हैं, बीच बीच में लगता है कि यार चलो इसके पास कॉन्फिडेंस है, ये कर लेगा। जब उसने स्लॉग स्वीप मारा था शोएब बशीर को, आई थिंक ये था जब फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यार ये केएस भारत में कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है 2-3 पारी में इसने अपना दिखाया है कि मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था फिर वही यार पॉइंट के फील्डर में कट मार के और कैच देगा भाई सब चलते बने। यार विकेट कीपर इतना कमज़ोर ना हो ना कि रविंद्र जडेजा ऊपर आए उससे, ठीक है ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, लेकिन इतना बड़ा भी ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए कि यार विकेट कीपर के बस की कुछ ना हो रहा। ठीक है भाई, आप कैच, मैं विकेट कीपिंग के ऊपर तो मैं क्रिटिसिज्म ज़्यादा नहीं कर रहा, एक आध कैच तो छूटी जाती है। ओवरऑल अगर आप यहाँ तक की बॉल करेक्ट कर ले रहे हो, स्पिन को इतना जो उसने डकट का, अश्विन ने जब बॉलिंग कर रहा था डकट को, और वहाँ पर ग्लव्स पे लगती है और वो बॉल जो है हवा में होती है, स्टम्प्स के पीछे से जिस तरीके से उसने डाइव मारी है, रोहित शर्मा का भी सेलिब्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाला था। तो वहाँ से पता चलता है कि कीपिंग ठीक कर रहा हो, लेकिन बैटिंग से यार अगर आप रन नहीं करोगे तो फिर वो जस्टिफाई नहीं होती ना कीपिंग। और फिर आपने एक कैच स्टंपिंग भी छोड़ दी थी, तो वो वहाँ से भी जो कैच था आई थिंक वो छोड़ दिया था, स्टंपिंग छोड़ दी थी, तो वो भी क्रिटिसिज्म में आपका ऐड ऑन हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें ध्रुव जुरैल को मुझे लगता है यार ये मौका देंगे अभी, ठीक है टीम में वो आ चुके हैं, लेकिन एट द एंड देखो सबको पता है कि ऋषभ पंत का प्लेस है ये, ऋषभ पंत ने अर्न करा है और ऋषभ पंत जो है डिजर्व करते हैं कि यार वो जब भी आए वापस आए और इस पोजीशन को अपनी जो है ग्रहण करें दोबारा से। बाकी अगर हम बात करें स्क्वाड में विराट कोहली होंगे नहीं, तो रजत पाटीदार अगर केएल राहुल वापस आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि रजत पाटीदार को टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, स्क्वाड में वो होंगे, और उसी बेसिस पर मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान आई थिंक उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और रणजी का सीज़न चल रहा है तो शायद वो रणजी जाके खेल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं है कुछ अभी ना कुछ ऐसा ऑफिशियल है, बट ऐसा हो सकता है कि सरफराज खान को रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटर की फिर ज़रूरत का है। रजत पाटीदार वो रिप्लेसमेंट है, केएल राहुल आई जाएंगे, और केएल राहुल हैं तो फिर जब केएल राहुल थे, जब सरफराज खान नहीं थे, और क्योंकि मेडन कॉलअप अगर सरफराज खान को मिला है वो इसी वजह से तो मिला है क्योंकि केएल राहुल को राइट क्वाड्रिसेप में प्रॉब्लम था, पेन था, तो अब केएल राहुल की वापसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। केएल राहुल जो है ठीक है, उसका प्रायर जितना क्रिटिसिज्म हुआ वो जेन्युइन है, लेकिन अब उस बंदे की तारीफ़ करना ज़रूरी है, उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है जहाँ पर उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट किया जाए और रिकॉग्नाइज़ किया जाए। केएल राहुल जब वापस आएगा मिडिल ऑर्डर में तो मजबूती मिलेगी। बाकी ये है कि हाँ रजत पाटीदार के साथ थोड़ा अनफेयर होगा अगर वो ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप क्या मतलब
इवेंचुअली केएल राहुल ने वापस आना है तो कोई एक प्लेयर बाहर जाएगा। मुझे लगता है मैनेजमेंट अभी श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करेगी या फिर श्रेयस अय्यर को भेजेगी, इनका बड़ा मतलब भरोसा है। बाकी ये लोग जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी ये लोग आके बात करते हैं उनका वही बातें चलती रहती हैं कि 60-70 रन और कर लेते, ये जो बैटर्स हैं बड़े रन करेंगे। हालांकि वो जो बैटिंग कोच है हमारे भारत अरुण, मुझे तो उनका कोई रोल ही नहीं पता चलता, उनका रोल क्या है उस बोर्ड के अंदर, उस कोचिंग स्टाफ के अंदर। 4 साल से वो बैठे हैं और जब जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ा फाइनल आता है, हमारी बैटिंग बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कब, कौन सा वो दिन आएगा जब भरत अरुण सर की जो है अकाउंटेबिलिटी फाइनली कर दी जाएगी। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर आप बड़े दिन अगर परफॉर्मेंस नहीं निकल रही बैटर से, तो कोचिंग स्टाफ में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना, कि कोचिंग स्टाफ की दिक्कत है भाई, ये प्लेयर की दिक्कत है, लेकिन कोचिंग स्टाफ को तो आप साफ करो वहाँ से। और मुझे तो लगता है कि राहुल द्रविड़ को भी अब थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। अब हो गया आप कोचिंग, आप मैं बताता हूँ, ये जो कोचिंग स्टाफ बैठा है ना, पारस महामरे सर हो गए, राहुल द्रविड़ सर हो गए, भरत अरुण सर हो गए, इन लोगों से आईसीसी की ट्रॉफी नहीं निकल के आने वाली, ये मुझसे लिख के ले लो। ये लोग आईसीसी की ट्रॉफी या इंडिया को कोई बड़ी ग्लोरी नहीं दिला सकते, इंडियन टीम को, भारतीय टीम को ये लोग बड़ी ग्लोरी नहीं दिला सकते। और ये सच है, मानना है मानो, नहीं माना मत मानो, एविडेंट उस चीज़ का एविडेंस जो है विद द पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी इनका अभी अगर हम बात करें कोचिंग का टर्नओवर, हमें वो देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, ये बात जो है ना, ये साफ सीधे लफ्ज़ों में, कोई भी बैठा हुआ बंदा अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे नहीं लगता ये जो कोचिंग स्टाफ है हमारा, ये हमको उस T20 वर्ल्ड कप में वो ट्रॉफी उठवा पाएगा। मुझे नहीं लगता, इनके बस की नहीं है यार। देखो कभी कभार आपको पता चल जाता है, माइंडसेट की दिक्कत होती है, ये वो माइंडसेट दे ही नहीं पा रहे जो कि रिक्वायर्ड है। ऑस्ट्रेलियंस को आप देख लो यार, उनका कोई भी कोच आता है, कोच से ज़्यादा यार उनकी प्लेयर क्वालिटी, उनका माइंडसेट, वो सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो मतलब हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को यार वो लोग बीट करके चले गए। तो वो सारी बातें अलग है, लेकिन स्क्वाड के ऊपर अगर हम बात करें, प्लेइंग 11 में देखो एक जो रिक्वायर्ड चेंज है वो होना चाहिए। मेरे पास पर्सनल चॉइस हो तो मैं श्रेयस अय्यर को शायद ड्रॉप कर दूं, और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर तीसरे मैच में अगर वो खड़े होते हैं श्रेयस अय्यर, तो बड़े रन कर जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो मिल ही रही है ना, कौन सी बड़ी बात है। और अब इतनी इनिंग्स के बाद अगर एक बड़ी इनिंग आती है तो भाई ज़रूरी भी था आपको करना। अगर आपको मैनेजमेंट इतने चांसेस दे रही है, मैनेजमेंट का इतना भरोसा है, तो एट द एंड आप कभी तो परफॉर्म करके दोगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 में आप ज़्यादा चेंजेस करके कोई फ़ायदा नहीं है, प्लेइंग 11 को वही रखो। हाँ, केएल राहुल जो है वो अंदर आ जाए, रविंद्र जडेजा, मुझे ऐसा लगता है मैं पर्सनली रविंद्र जडेजा को अभी टीम में नहीं रखूँगा। कुलदीप यादव को मौका मिला है, कुलदीप यादव से मैं बॉलिंग करवाऊँगा। बाकी अगर हम बात करें, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछली बार जो सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहाँ पे नॉट आउट 86 और 96 कर रखा है, तो वो बैटिंग ऑलराउंडर की हैसियत से खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बाकी बुमराह अगर खेलते हैं तो मुकेश को तो ऑब्वियसली बाहर जाना ही पड़ेगा। सिराज जो है वो वापस आ रहे हैं इस वाले टेस्ट के लिए, मतलब तीसरे चौथे पाँचवें टेस्ट के लिए, आई थिंक सभी टेस्ट के लिए मोहम्मद सिराज जो है वो अवेलेबल होंगे। तो फास्ट बॉलिंग अटैक जहाँ पे हमें देखने के लिए मिला कि दूसरे टेस्ट में सिर्फ बुमराह जो है वही मजदूरी में लगे पड़े हैं, वही बेचारा जो है विकेटें निकाल के दे रहा है, मेहनत कर रहा है। और मुकेश कुमार मुकेश कुमार को तो उन लोगों ने पकड़ के धुलाई कर दी उसकी बुरी तरीके से। यार तेरे पास 130 की पेस है, तू आ जाते, तेरे ऊपर ही सारा बेस बॉल निकाल लेते हैं। तो सारी बेस बॉल जो है उसी के ऊपर खेल दी उन्होंने। ईजी टारगेट बन गया ना मुकेश कुमार, इन लोगों को पता चल गया इनकी बॉलिंग का वीक लिंक है, इसे पकड़ के उसको ही मारते चलो। तो वो वाला पॉइंट है। अब ज़रूरत है कि अब मोहम्मद सिराज वापस आ जाते हैं। देखो सिराज ना एक एक्स फैक्टर है, जैसे एक अटैकिंग बैट्समैन होता है उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है, एवरेज शायद उसकी इतनी ज़्यादा ना हो, उसी तरीके से मैं समझता हूँ सिराज जो है वो एक अग्रेसिव फास्ट बॉलर है। नॉट एवरी डे कि वो आपको बड़ी विकेटें निकाल के देगा, लेकिन जब उसका दिन होगा जहाँ पर उसकी फॉर्म में, मतलब वो फॉर्म में होगा या फिर मतलब अर्ली ऑन उसे विकेट मिल जाए और वो रिदम में, तो वो यार 1-2 विकेट नहीं, वो 5-6-7 विकेट लेने के बाद ही रुकता है। वो ऐसा बॉलर है मोहम्मद सिराज। तो वहाँ पर जो है सिराज की इंपॉर्टेंस निकल के आती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज खान को रिलीज़ कर दिया जाएगा। रविंद्र जडेजा मुझे नहीं लगता कि अभी आएंगे, कोहली मुझे नहीं लगता। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के लेकर मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में शायद वो हमें खेलते हुए ना दिखे। ठीक है, हाँ केएल राहुल की थोड़ी सी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस आ जाएंगे। मोहम्मद सिराज का तो सर्टेन है कि उन्होंने वापस आना है। मुकेश कुमार का भी सर्टेन है कि उन्होंने टीम से बाहर जाना है, शायद वो स्क्वाड में हो, पता नहीं। तो ये तो गाइस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।